नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हम सॉल्व करने जा रहे हैं 70 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी अभी सीरीज चल रही है 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसके अंतर्गत हम नेट के पुराने पेपर में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उनके माध्यम से कितने और प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह भी हम साथ ही साथ देखते हुए चलते हैं। इसी तरीके से यह प्रश्न आपके लिए न केवल नेट परीक्षा के लिए, बल्कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अथवा आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, या किसी भी राज्य की आप टीजीटी पीजीटी चाहे एनबीएस हो, केवीएस हो या DSSS हो, प्रश्न यही आते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए अब क्योंकि हम काफ़ी कुछ चैनल पे पढ़ चुके हैं, अब हम अपने पढ़े हुए का रिवीजन करेंगे कि कितना हमें याद है। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ समय समय पर उसका रिवीजन या अभ्यास भी आवश्यक है। और बहुत से प्रश्न इसके अंतर्गत ऐसे आएंगे जो बार बार रिपीट होते रहेंगे और वो हमें परीक्षा तक रट जाएंगे। भले ही वो हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा हो उनको, लेकिन वो इतनी बार पूछे गए हैं कि वो स्वतः ही रट जाएंगे। और 2000 प्रश्नों में से रिपीट ना हो ऐसा संभव नहीं है। आप हाल ही के 2018 और 19 के पेपर उठा के देख लीजिएगा, उनमें आपको बहुत से प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो इन्हीं प्रश्न पत्रों में से आए हैं। लेकिन हमारा मानना ये होता है कि इतने पुराने प्रश्न पत्र देखने की क्या ज़रूरत है, चलो देख लेते हैं 15, 16, 17, 18 का देख के चले जाएंगे। और जो तैयार मटेरियल हमें मिल रहा है उसे हम छोड़ देते हैं। तैयार इसलिए क्योंकि इसके लिए हमें कहीं खोज खबर नहीं लेनी पड़ रही, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ रही, सीधा सा प्रश्न उत्तर है। इसको यदि हम याद कर लेते हैं या पढ़ते पढ़ते स्वयं ही हमें याद हो जाते हैं तो हमारा काम आधा काम आसान हो जाएगा। इसी क्रम में आज शुरू करेंगे हम 180 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं पिछली दोनों सेट के माध्यम से। प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, पुराने पेपर सीरीज लगा लीजिए। आज ये हमारे तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, पुराना पेपर कह लीजिए, जो भी आप कहें, मूल्यांकन पत्र कह लीजिए, शुरू कर रहे हैं हम। तो आज 181 नंबर का यह प्रश्न होगा और 70 प्रश्न हम यहाँ देखेंगे। जून 2007 और दिसंबर 2007 ये दोनों पेपर हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। स्थापना एवं तर्क वाले और क्रमानुसार लगाने वाले वह प्रश्न हम यहाँ नहीं देखेंगे, उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख लीजिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ हम केवल उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए एक पंथ दो काज वाले सिद्ध हों, यानी कि आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में आपके काम आ जाएं। आइए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। खड़ी बोली को पिछले दोनों प्रश्न पत्रों में हमने देखा है कि यह मेरठ में बोली जाती है, अतः उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ब्रज भाषा का क्षेत्र मथुरा, अर्थात यह भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अवधी अयोध्या के आसपास की भाषा है, अतः यह भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बची मैथिली, तो ये बिहारी भाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। ये जो तरीका है, यदि आपको किसी प्रश्न का सही उत्तर न मालूम हो तो आपको करना ये चाहिए कि 4 जो ऑप्शन है उन पे विचार करना चाहिए। यदि उन ऑप्शंस में से आपको कहीं और उसका आप संबंध जोड़ के कर पाए, इसको कहते हैं एलिमिनेट करके आंसर निकालना। यदि उसमें से ऑप्शंस के विषय में आपको जानकारी है तो भी आप उत्तर को निकाल लेंगे। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो अपभ्रंश था उसको पुरानी हिंदी कहा। ये पूरा प्रश्न यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आगे के परीक्षा प्रश्न पत्रों में ये पूछा जाएगा। पुरानी हिंदी नाम दिया था उन्होंने अपभ्रंश को। तो ये गुलेरी जी का कथन है, बार बार रिपीट होता है सभी परीक्षाओं में लगभग। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो ये इस पुस्तक में दिया हुआ था, ये फर्स्ट ऑप्शन ए, लेकिन ये इसका गलत उत्तर है। सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। और इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं 1953 से लगातार। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य। किन रचनाकारों की भाषा को संघ भाषा, ये संघ नहीं होगा जी, ये होगा संध्या भाषा। वैसे जो लिखा होता है सही वो लिखा होता है संध्या भाषा।
तो बौद्ध और सिद्ध जो है उनकी भाषा को हम संध्या भाषा भी कहते हैं। कौन सी कृति जायसी की है? अब देखिए, जायसी की पद्मावत सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा आखिरी कलाम उनकी आपको याद हो सकती है, अखरावट भी याद हो सकती है, लेकिन कान्हावत के विषय में आप में से अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो इसको जैसा मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन के द्वारा भी हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमें पता है, पिछले 2 प्रश्न पत्र यदि आपने मेरे साथ सॉल्व किए हैं तो आप अवश्य ही याद हो गए होंगे। मधु और मालती दोनों मिलके क्या करती हैं? दोनों बहनें मिलके मंजन करती हैं, तो ये तो मंजन की कृति हो गई। मृगावती, मृग आता है, वन से आता है, वन में कौतुक करता हुआ मृग आ रहा है, तो ये हो गई कुतुबन की। और जब प्रेम की बंसरी अर्थात अनुराग बांसुरी बजती है तो चारों तरफ नूर छा जाता है, तो ये नूर मोहम्मद की रचना हो गई। अब बची एक रचना कानावत, तो वो जायसी की हो जाएगी। भले कोई बात नहीं, हमें नहीं पता कि जायसी की रचना है कानावत, लेकिन इस तरीके से यदि 3 ऑप्शंस के आंसर हमें मालूम है तो हम इसको कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी ट्रिक हैं जो मैंने अपने लिए तैयार करी हैं, की थी कभी, तो वो मैं आपके साथ साझा कर लेती हूँ। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन जी ने किया। तो सांस्कृत्यायन के स से सिद्ध सामंत सांस्कृत्यायन थोड़ा एक सा, इसे आप लगा सकते हैं। राम कुमार वर्मा ने कहा था इसे संधि काल और चारण काल, और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा था, और मिश्र बंधुओं ने भी आरंभिक काल या प्रारंभिक काल ही कहा था। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा था आदि काल को। आरंभिक काल की जगह यदि आदि काल लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आरंभिक काल आदि काल एक ही बात है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ परीक्षार्थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को अभी पढ़ना शुरू किया है, तो उनको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरी बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखिए। आप बीच में वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, यह आपके लिए सही नहीं है। वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। ये 70 प्रश्न वही हैं जिन्हें बार बार आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कहकर बार बार प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसीलिए हैं क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। मैं सीधा के सीधा प्रमाण सहित आपको प्रश्न पत्र समक्ष आपके उपस्थित कर रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे आप जान जाएं कि कौन सी परीक्षा में यह है पूछे गए हैं। स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिए। और आप लोग बार बार कहने पर भी लाइक नहीं करते, बहुत सारे वीडियो देखते हो आप लोग, व्यूज़ बहुत सारे हैं लेकिन लाइक उस पर नहीं आता। आपको वीडियो में क्या कमी लग रही है? क्या किसी और तरीके से आप मुझे पढ़ना चाहते हैं? अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमी आपको लग रही है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत उसका उत्तर आपको देती हूँ। आप जानते हैं मैं सभी कमेंट के रिप्लाई करती हूँ, लेकिन आप वीडियो को लाइक ना करें, यह बात मेरे समझ में नहीं आती, क्योंकि कुछ तो आप इस वीडियो से सीख के जा रहे हैं ना, ठीक है। अब आप लोग यदि ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ रहे हो तो वो आपकी कमी है। ये 20 से 30 मिनट जो आप मेरे साथ इस वीडियो को दे रहे हैं, उसमें मेरी पूरी कोशिश है कि आप कुछ परीक्षा उपयोगी इसमें से कुछ प्रश्न आपके आ जाएं और आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाओ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने नहीं किया हो तो। आगे देखते हैं, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो मध्वाचार्य जी ने द्वैत संप्रदाय की स्थापना की थी। ये सारे प्रश्न जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं और हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, प्लेलिस्ट में चैनल पे उपलब्ध है। जिन भी स्टूडेंट्स ने उस पुस्तक को पढ़ा है 100% वो इन प्रश्नों के उत्तर सही करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि ये सभी प्रश्न उस पुस्तक से ही हैं। अद्वैत का प्रतिपादक थे शंकराचार्य, शुद्धाद्वैत के संस्थापक हैं बल्लभाचार्य जी। ये वही बल्लभाचार्य हैं जो पुष्टि मार्ग के भी संस्थापक हैं, और इनका दर्शन था शुद्धाद्वैत। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य जी का दर्शन है। ये भक्ति काल के वीडियोस में आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं देखा हो अभी तक आपने उस पुस्तक को, जल्दी से उस पुस्तक को पूरा पढ़ लीजिए, बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आपकी नेट की पूरी इकाई 2 उससे कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखते हैं, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली है उनकी, उसका संबंध ज्योतिष से है। रामायण रामचरितमानस में आगे के पृष्ठ पे ये बनी होती है, जहाँ से आप अपने जीवन की, इसमें चौपाइयों के वर्ण दिए होते हैं जिनको आपको ढूंढना होता है, इसके माध्यम से अपने जीवन की परेशानियों के हल आप ढूंढ सकते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर आप पाना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं, ठीक है।
कौन सी रीति सिद्ध कवि हैं? तो हम सभी जानते हैं कि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, बाकी सभी तो इसमें जितने भी हैं देव, मतीराम, पद्माकर, ये सभी रीतिबद्ध कवि हैं। अर्थात इन सभी ने और उदाहरण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथों की रचना की है, आचार्य कवि हैं। लेकिन बिहारी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की कोई रचना नहीं की। ऐसा ही एक प्रश्न थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा बना के NVS के पुराने पेपरों में भी पूछा हुआ है। हिंदी प्रदीप के संस्थापक बालकृष्ण भट्ट थे, पिछले दोनों पेपर में ये रिपीट हुआ है, तो यहाँ इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, और यह उनकी लहर कविता संग्रह में संग्रहित कविता है। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिकता को बहुत मुद्दा बनाया है। उनके जो उपन्यास हैं वह भी ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। उनके नाटक हैं, उनमें भी ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाया है, और उनकी कविताओं में भी ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाया गया है। आगे का प्रश्न देखते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्तियां? इस किताब में इसका उत्तर दे रखा है माखनलाल चतुर्वेदी, लेकिन मैं आपको बता दूं यह उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो कविता है विप्लव गान, उससे ली हुई पंक्तियां हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बार बार पूछी हुई पंक्तियां हैं, याद कर लीजिएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गान। नकेनवाद के कौन से रचनाकार नहीं है? ये कल के प्रश्न पत्र में भी हल किया था। नकेनवाद और प्रपद्यवाद एक ही है। तो नलिन वलिचंद न से नलिन, के से केसरी कुमार, और पीछे वाले न से नरेश। तो इन तीनों रचयिताओं के आगे के नाम के अक्षर को लेके ये नकेनवाद चला था। बहुत लंबा कोई वाद विवाद नहीं है, पढ़ा चुकी हूँ मैं इसकी, तो व्याख्या यहाँ नहीं करूँगी। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, पहले मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से, उसके बाद ही मैं आपको पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीधे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दे दूँ और कुछ पढ़ाऊँ नहीं। तो पूरा पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद ये मैं करवा रही हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में जितने भी आप प्रश्नों के उत्तर इसमें से सही दे पा रहे हैं जरूर लिखिएगा। यदि 2 ही सही दे पा रहे हैं तो 2 ही लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने प्रश्न आ पा रहे हैं। हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो यह नागार्जुन जी की रचना है, याद कर लीजिएगा। कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? जिंदगी नामा। हमारे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है उपन्यास जिंदगी नामा बाय कृष्णा सोबती, तो इसको याद कर लीजिएगा। विजन उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। आवा चित्रा मुदगल का है, कल भी हमने इसे पढ़ा था। चितकोबरा मृदुला गर्ग का है, ये कल हमने पढ़ा था। ये उपन्यास बार बार, क्योंकि स्त्री विमर्श और दलित विमर्श ये अलग से टॉपिक है नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में, तो ये स्त्री जो लेखिका हैं उनसे भी आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। तो ये चारों आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए आपका। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो ये व्यंग्य नाटक है अजय शुक्ला जी का, और ये आज भी ये बहुत थिएटर में बहुत इसका मंचन किया जाता है, प्रसिद्ध है, वर्तमान में भी काफ़ी प्रासंगिक है। ताजमहल का टेंडर बाय अजय शुक्ला। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो अनुमितिवाद की अवधारणा शंकु की है, नायक की है, भोग की भोगवाद भट्ट लोल्लट की है, उत्पत्तिवाद और विश्वनाथ तो रस इसके है ही नहीं, है ना। भरत मुनि के जो रस सूत्र है उसकी 4 लोगों ने व्याख्या की है, भट्टनायक, भट्ट लोल्लट और शंकुक, और एक और है अभिनव गुप्त, उन्होंने की है। तो विश्वनाथ इसमें नहीं है। ये बार बार पूछा जाता है, क्रमानुसार लगाने वाले में भी ये पूछा जाएगा, वहाँ इसको अच्छे से हम देख लेंगे, और बाकी आप इसको याद कर लीजिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म दंडी ने माना है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होगा, आप याद कर लीजिएगा। क्रमानुसार वाले प्रश्न हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये TGT PGT में नहीं पूछे जाते। अब देखते हैं नेक्स्ट, रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली रचना है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा आधा इधर है आधा उधर है। रेखाएं बोल उठी, यह देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है। अतीत के चलचित्र, यह रामकुमार वर्मा की रचना इसमें दे रखी है, लेकिन ऐसा सही
नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि इसका उत्तर गलत दे रखा है इस किताब में। इसको हम सही करके देखते हैं। आइए दोबारा देखते हैं। रेखाएं बोल उठी बाय सत्येंद्र देवेंद्र सत्यार्थी, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, जिंदगी मुस्कुराई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और मील का पत्थर, यह है राम कुमार वर्मा की। तो इस प्रकार इसका सही जो मेल है वह इसका इस प्रकार है। थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखते हैं। आगे देखते हैं। साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, कल भी हमने इसे पढ़ा था। ये बच्चन सिंह जी की पुस्तक है जिससे वर्तमान में प्रश्न आते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की पुस्तक है। और हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है। वर्तमान में काफ़ी प्रसिद्धि पा रही है ये पुस्तक, क्योंकि इससे भी कथन और पंक्तियां वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। चैनल पे नेट परीक्षा की तैयारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपने पूछा था कि हिंदी साहित्य के लिए अच्छी पुस्तकें कौन सी हैं, उसके अंतर्गत मैंने आपको ये सभी बताई थी। बच्चन सिंह और ये राम स्वरूप चतुर्वेदी दोनों पुस्तकों के विषय में मैंने उसमें आपको बताया था। आगे देखते हैं। काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, तो ये निराला की कविता है भिक्षुक, है ना। आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर टकता, तो वो है। तो पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं एक, यह निराला की पंक्तियां हैं। सांप तुम सभ्य नहीं हुए, यह अज्ञे की कविता है और बार बार पूछी जाती हैं ये पंक्तियां। सांप तुम सभ्य नहीं हुए, अज्ञे की। एक आदमी रोटी बेलता है, तो ये धूमिल की एक कविता में से ली हुई पंक्तियां हैं। और श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, तो यह दिनकर की कविता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दिनकर को आग और राग दोनों का कवि भी कहा जाता है। आग का कवि यानी उन्होंने उत्तेजना पैदा कर दें आपके अंतर्गत, ऐसी भड़कती हुई ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ऐसी कविताएं भी लिखी हैं। और रागात्मक जिनमें प्रेम का श्रृंगार का वर्णन है, वैसी कविताएं भी दोनों उसी योग्यता के साथ, उसी प्रतिभा के साथ दोनों पे अपनी लेखनी चलाई है। तो इन्हें आग व राग का कवि भी कहा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये कल भी हमने पढ़ा था। अति सूधो सन्हे को मार्ग है, जामे नेक सयानपन बांक नहीं, पंक्तियां हैं घनानंद जी की। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, यह जैसा कि इसी से साजी चतुरंग यानी चार चतुरंगणी सेना सज गई है, वीर रंग में तुरंग चढ़ी, वीर रंग में रंग गए, तुरंग चढ़ी, तुरंग यानी घोड़े पर चढ़कर। तो वीर रस का वर्णन किसने किया है? भूषण जी ने किया है। जैसा मैंने आपको कहा कि आपको पंक्तियां ना भी आए, थोड़ा सा अर्थ ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा कि किस कवि ने कैसी रचना है। गुलगुली गिल में गली चाहे गुनीजन है, 2019 के दिसंबर वाले पेपर में पूछा हुआ है। अब देख लीजिए 2007 का प्रश्न कहाँ आके टकराया है। 2019 में पद्माकर की पंक्तियां हैं। और रामचंद्र शुक्ल का निबंध हमने चैनल पे पढ़ा था, कविता क्या है, जो हमारे सिलेबस में भी है, उसमें भी इसका उदाहरण दिया गया था। तभी मैंने आपसे कहा था कि निबंध को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गद्यांश आपका तैयार हो जाएगा, स्थापना एवं तर्क आपका तैयार हो जाएगा, कथन एवं पंक्तियां तैयार हो जाएंगी, और चौथा आपका निबंध तो आप पढ़ ही रहे हो तो वो भी तैयार हो जाएगा। निबंध पूरे यदि आप पढ़ लेते हैं समझ के, तो एक निबंध 4 काम हो जाएंगे आपके। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना, तो राधिका कान्हा सुमिरन को बहानो है, भिखारी दास जी हैं, रीतिकाल के आचार्य कवि हैं। तो इनकी ये पंक्तियां हैं, इसको मैं आपको बुक में भी अच्छे से करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पे विशेष व्याख्या मैं नहीं करूँगी। जिन लोगों ने भी अभी तक हिंदी साहित्य का इतिहास सरल और छोटी सी नोट्स के रूप में बुक है वो नहीं पढ़ी है, जल्दी से चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए और क्रमानुसार आप उसको पढ़ने लग जाइए। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करो, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, स्टेट लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, वो पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, उसको आप जरूर करिएगा। विजय पाल रासो, ये काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगी। मैं बताती हूँ आपको कैसे, कि कीर्तिलता की भाषा इसके अनुसार मैथिली दे रखी है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैथिली विद्यापति की रचना पदावली की भाषा है। कीर्तिलता की भाषा, और कीर्ति पताका और कीर्तिलता दोनों भाषाएं विद्यापति की, दोनों रचनाएं, तो उनकी भाषा अवहट है। जैसे पुरानी अपभ्रंश तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैथिली बिल्कुल नहीं कह सकते। खुसरो की पहेलियाँ हिंदवी में लिखी हैं, चर्या गीत संध्या भाषा में लिखे गए हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था संघ भाषा। चर्यापद होते हैं सिद्धों के गीत, तो वो सिद्ध और
जो है सिद्ध की जो वाणियाँ हैं उनको चर्या पद या चर्या गीत वगैरह कहते हैं, तो वो संध्या भाषा में लिखी गई हैं। विजयपाल रासो जो है यह इसका सही से मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन इसके अंतर्गत अपभ्रंश दिया, या तो अपभ्रंश में ये लिख सकते हैं या डिंगल पिंगल, क्योंकि रासो ग्रंथ जो है 2 ही भाषाओं में लिखे गए, अपभ्रंश में अथवा डिंगल और पिंगल में। तो ये जो नल सिंह भाट द्वारा लिखा गया था, इसमें कुल 42 छंदों का ये ग्रंथ है विजयपाल रासो, और रासो काव्यों की भाषा या तो अपभ्रंश है या डिंगल और पिंगल। तो ये थोड़ा सा इसमें या तो किताब में मिसप्रिंट है या ये प्रश्न गलत आया होगा। अब ये काफ़ी पुराना है तो इसमें हम तर्क तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके जो सही उत्तर हैं वो मैं आपको ढूंढ के बता सकती थी, इसलिए मैंने ये आपके लिए ढूंढ के यहाँ लिख दिए। देखिए, आपके लिए प्रश्न पत्र करवाने में बहुत मेहनत लगती है, शायद मैंने अपने लिए इतनी मेहनत नहीं करी होगी जितनी मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक किए बिना वीडियो आप बंद नहीं करेंगे, और यदि आप वीडियो देख रहे पेशेंस के साथ आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा हम सभी जानते हैं काशी में थी। हमने इसको रामचंद्र शुक्ल का जो छोटा सा वीडियो पढ़ा था चैनल पे, रचनाकार वाले में, वो उसमें पढ़ा था। साहित्य अकादमी दिल्ली में स्थित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसका पूरा नाम है, तो ये कलकत्ता में स्थित है। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा में स्थित है। वर्धा वाली ये राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति ये बहुत महत्वपूर्ण रही थी अपने समय में, तो इससे पिछले दोनों पेपर में भी इसको पूछा गया है। जो 180 प्रश्न करे हैं हमने उसमें दोनों प्रश्न पत्र में इसको पूछा है। नाटकों को नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। कोमल गांधार यह नाटक है। शंकर शेष का मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, और कर्फ्यू जो है वह लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। माधवी भीष्म शाहनी का है। भीष्म शाहनी का वीडियो रचना एवं रचनाकार के अंतर्गत प्लेलिस्ट के अंतर्गत संकलित है, आप जरूर देख लीजिएगा। 4-5 वीडियो अभी तक मैं संकलित कर पाई हूँ, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रमानुसार लगाने वाले जो प्रश्न हैं वो वहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे, देख लीजिएगा। पात्रों को सुमेलित करना है। सुंदरी जो पात्र है वो लहरों के राजहंस नाटक की पात्र है। ये मोहन राकेश जी का नाटक है। आपको याद होगा, एक कथन है जो बार बार पूछा जाता है नेट की परीक्षा में या पीजीटी टीजीटी परीक्षा में भी। स्त्री का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और अपकर्षण महात्मा बुद्ध। तो ये पंक्तियां लहरों के राजहंस नाटक से ली गई हैं और सुंदरी द्वारा कही गई हैं, यह यशोधरा के प्रति, ठीक है जी। तो आप इसको देख लीजिएगा। कल्याणी पात्र है चंद्रगुप्त का। उर्वी पात्र है पहला राजा का, और कनक पात्र है शकुंतला की अंगूठी बाय सुरेंद्र वर्मा का, ठीक है। आगे देखते हैं हम। कविताओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है। परिवर्तन पंथ की कविता है, हमारे सिलेबस में है। यमुना के प्रति निराला की कविता है। पेशवाला की प्रतिध्वनि प्रसाद जी की प्रसिद्ध कविता है, और सोन मछली अग्वे की प्रसिद्ध कविता है। पत्रिकाओं के साथ संपादकों को सुमेलित करना है। पहल पत्रिका ज्ञान रंजन की है। पिता कहानी आपको मैंने पढ़ाई थी, तो जो लेखक परिचय दिया था उसमें क्लियर कर दिया था, क्योंकि बार बार पूछी जाती है इसीलिए। वसुधा पत्रिका है कमला प्रसाद की। तद्भव पत्रिका है अखिलेश जी की, और कथाक्रम पत्रिका है शैलेंद्र सागर जी की। थोड़ा जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हमें कम समय में 70 प्रश्न यहाँ पे हल करने हैं। आंसर की चेक नहीं करनी है, बल्कि यह चेक करना है कि हमें कितना आता है। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं आप अपना अलग से रजिस्टर पे उनको लिख सकते हैं। जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप अपने रजिस्टर पे वीडियो को रोक कर आप लिख भी सकते हैं। अब ये स्थापना और तर्क वाले प्रश्न है, इसमें देख लीजिए कवि तक क्या है। निबंध से ये प्रश्न पूछा हुआ है, स्थापना तर्क वाला। इसके बाद काव्य, ठीक है। इसके बाद ये मतलब कविता क्या है, निबंध है या श्रद्धा और भक्ति निबंध है। यदि आप 2 निबंध कर लेते हैं ना शुक्ल के, तो काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर आप सही कर पाएंगे। बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसको मैं बताते हुए चल रही हूँ। तो ये जो गद्यांश है यह भी लिया गया है श्रद्धा एवं भक्ति निबंध से, शुक्ल के से, इसीलिए वो निबंध पहले आपको उपलब्ध करवा दिया है ताकि आप अच्छे से कर पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ। इसको मैं यहाँ नहीं करवाऊंगी क्योंकि चैनल पर पूरा व्याख्यात रूप में मैं इसको करा चुकी हूँ। और गद्यांशों के उत्तर तो देखिए आपको पढ़ के देखने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, और इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है कि उसे हम याद कर लेंगे, तो ठीक है। आइए अब हम देखते हैं हमारा दिसंबर 2007 के प्रश्न पत्र के 35 प्रश्न। 35 हम उस वाले में करे आए, 35 ही इसमें करेंगे। इस प्रकार हमारे 70 हो जाएंगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, जिसे हम पुरानी हिंदी भी कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी को। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन है?
तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माना जाता है स्वयंभू जी को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। आलाखंड जगनीक ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? ध्यान दीजिए, नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास बुक तो हम में से अधिकतर लोगों के पास होगी, तो यह भी नहीं हो सकता। राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास है, अभी हमने पढ़ा है इसको। और बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का नया इतिहास है ना, जो अभी वाला है, इसको भी हम अभी पढ़ के आए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। हाँ, थोड़े से भाग का अनुवाद जरूर इन्होंने किया है। 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो स्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। परमाल रासो की आल्हाखंड की यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि जगनीक द्वारा लिखा गया है। कौन सी बोली राजस्थानी बोली नहीं है? मारवाड़ी जोधपुर की तरफ बोली जाती है, मेवाती अलवर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी कोटा या उधर की तरफ बोली जाती, कोटा में हाड़ौती बोली जाती है, लेकिन उधर के क्षेत्र में मालवी भी है। लेकिन बुंदेली यहाँ की नहीं है। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी की है ना, झांसी उधर की साइड बुंदेले। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की तरफ की आप लगा सकते हैं अगर आपको नहीं आता है सही। तो जैसा कि मैंने कहा, चीज़ों को कनेक्ट करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? अर्ध तत्सम से। स्वाभाविक और स्वागत दोनों में कौन सा उपसर्ग है? तो पहले में है स्वाभाविक में है स्व, और स्वागत में है सुधन आगत, तो सुपसर्ग है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, इसमें गलत दिया हुआ था, सही उत्तर होगा हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, जो कि 13 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित होता था, और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शर्मा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मत झुकझुक परत जिह चितवत। एक बार एनवीएस के पेपर में पूछे जाने वाला प्यारा सा प्रश्न है, जिसे वहाँ के जो भी पेपर सेट करता है बहुत प्यार है, उसे बार बार लगा देता है। ये सेंट्रल वाले जो KVS NVS DSSB के पेपर हैं, चैनल पे उपलब्ध है पुराने पेपर, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं रसलीन की, और इनका ग्रंथ है अंग दर्पण। तो ये उनके नायिका के नेत्रों का वर्णन इसमें कर रहा है। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। अभी मैंने आपको बताया था कि उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। वर्वे नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम। रहीम की रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, अच्छे से देख लीजिएगा इनकी जितनी भी रचनाएं हैं। वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है? तो शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के नहीं हैं, ये शैव भक्त थे, और इनका अद्वैतवाद इनका दर्शन था। रामानुजाचार्य का था विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का था द्वैतवाद, और बल्लभाचार्य का था शुद्धाद्वैत। अभी अभी मैंने आपको करवाया है इससे जस्ट पिछले वाले प्रश्न पत्र में। जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रश्न यही रिपीट होते हैं, बस आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन में एक प्रश्न में एक ऑप्शन का सही उत्तर देखा और आगे बढ़ दिए, नहीं, बाकी 3 ऑप्शंस पे भी आप ध्यान दीजिए यदि आप वास्तविक रूप से तैयारी करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये 70 प्रश्न आपके लिए 100-150 प्रश्नों के बराबर काम करेंगे। पिछले 2 पेपर अभी तक नहीं देखे हैं आपने, पहले वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। काशी नगारणी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं था? बाबू श्याम सुंदर दास भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे, रामनारायण मिश्र भी थे, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, इसके संस्थापक नहीं थे। ये रामचंद्र शुक्ल का जो रचना और रचनाकार वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है चैनल पे, उसमें आपको बताया है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये प्रसिद्ध निबंध है बालकृष्ण भट्ट जी का। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, तो रानी कमलावती का पश्चाताप इसके केंद्र में है। प्रलय की छाया इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। जैसा मैंने कहा कि ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर इन्होंने कविताएं, नाटक और उपन्यास लिखे हैं। तो इसमें यही है कि गुजरात के जो राजा थे कर्ण, बघेला राजा थे, वो बघेल राजा थे कर्ण, उनकी पत्नी थी कमलावती, और 1999 में अलाउद्दीन खिलजी ने उधर आक्रमण किया था। उलुग और नुसरत 2 सिपा, उनके जो क्या बोलेंगे उनको आप समझ जाइएगा, सेनापतियों के माध्यम से वहाँ पे आक्रमण किया था राजा। तो अपनी जो पुत्री थी देवल देवी, उसके साथ देवगिरी चले गए थे रामचंद्र की शरण में। इनके जो पति थे कर्ण, वो और पुत्री देवगिरी दोनों देवल देवी देवगिरी के शासक रामचंद्र की शरण में चले गए थे। कमलावती को अलाउद्दीन ने कैद कर लिया था। ये दोनों इसको अलाउद्दीन के पास ले आए थे,
और ऐसा शायद आपने पद्मावत मूवी देखी है तो आपने देखा होगा ना कि देवगिरी की राजकुमारी भी उसमें थी, देखा था ना आपने, पानी किसी कुंड में एक लड़की थी, पता नहीं वो कमलावती थी या देवगिरी की राजकुमारी थी, ये तो पता नहीं, लेकिन इसी युद्ध में उसको मलिक काफूर नाम का एक दास भी मिला था। तो ये सारी चीज़ें उसी घटना से हैं जो आपने देखा है ना। तो इसी में वो कहती है, इसमें जो कविता है इसी में पद्मावती का वर्णन भी आता है। तो ये मैंने आपको सब बता दिया। रानी कमलावती का पश्चाताप, यह कविता हंस पत्रिका में छपी थी, यह इनके लहर काव्य संग्रह में संकलित है। काफ़ी कुछ मैंने आपको इसके विषय में बता दिया, शायद इतने की आवश्यकता नहीं थी, पर ना क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न भाई गलत नहीं हो किसी भी तरीके से। कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो रात का रिपोर्टर उपन्यास है निर्मल वर्मा जी का, विषाद मठ उपन्यास है रांगे राघव जी का, अजय की डायरी उपन्यास है डॉक्टर देवराज का, और पश्यंती यह निबंध संग्रह है धर्मवीर भारती जी का। तो अर्थात पश्यंती उपन्यास नहीं है, ये निबंध संग्रह है धर्मवीर भारती जी का। और ये जो अजय की डायरी है ना यार, इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, पेपर में बार बार पूछा जाता है इनमें से कौन सी डायरी विधा की रचना नहीं है, और ऑप्शन में दे दिया जाता है अजय की डायरी। अब इसका नाम ही अजय की डायरी है, तो जो पहली बार जो स्टूडेंट पेपर में परीक्षार्थी के रूप में बैठता है ना, अजय की डायरी तो डायरी होगी क्योंकि इसका नाम, लेकिन भाई यही तो बात है कि अजय की डायरी डायरी नहीं होकर डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। ये मैंने आपको बुक में भी बहुत अच्छे से समझाया था, मैं आपको अब भी क्लियर कर रही हूँ, और ये प्रश्न फिर पूछा जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, आपको गलत नहीं करना है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक का पात्र है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक का पात्र है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। प्रसिद्ध पंक्तियां बार बार पूछी जाती हैं। अब स्थापना और तर्क के प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी तो नहीं, लेकिन बता देती हूँ कि यह भी कहाँ से लिए गए, कविता क्या है, निबंध से लिए गए हैं। वो निबंध आपने पढ़ रखा है तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए आपको मैं दिखा दे रही हूँ इसीलिए, ताकि आपके मन में कोई भ्रम ना रहे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब देखिए, यदि आप इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जैसा कि मैंने आपको करवाया, इसके अनुसार अगर आप उत्तर देखेंगे तो केवल पश्यंती निबंध संग्रह धर्मवीर भारती का ऐसे ही देखेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि विषाद मठ रांगे राघव का उपन्यास है। क्यों बताया? देखिए, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा युग्म संगत है। अब इसी से हमें पता चल जाएगा कि विषाद मठ तो रांगे राघव का उपन्यास है, ये भी गलत है। और मैया दास की माड़ी किसका है? ये हम पढ़ चुके हैं भीष्म साहनी रचनाकार वाली प्लेलिस्ट में। ये भीष्म साहनी जी का विश्वबाहु परशुराम, ये मुझे पता नहीं है किसका है, लेकिन अंतिम अरण्य उपन्यास है निर्मल वर्मा का, तो ये संगत है। अंतिम अरण्य उपन्यास भी है निर्मल वर्मा का, और रात का रिपोर्टर उपन्यास भी है निर्मल वर्मा का, तो ये वाला सही है तीसरे नंबर का। कौन सा युग्म असंगत है? इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाते हैं आपको। तो अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है झूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है हाद से। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, लेकिन तिरस्कृत मोहनदास नैमिषारण्य की नहीं है। ये तिरस्कृत है सूरजपाल चौहान जी की। आप ये भी देखिए, जब भी आप सॉल्व करें, यदि आपके पास ये किताब है, आप अपने स्तर पे करना चाहें, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इसको भी देखिए कि ये जो नहीं है ऑप्शन, फिर ये है किसकी? तो ये सूरजपाल चौहान की है। हो सकता है अगली बार इसे दे दे और ऑप्शन में से इनमें से रमणिका गुप्ता या इसको हटा दे। और झूठन और हाथ से ये 2019 वाले प्रश्न पत्र में भी पूछी गई हैं, याद कर लीजिएगा। आहा वेदना मिली विदाई, इसमें पूछा है कौन सा संगत है? तो आहा वेदना मिली विदाई, कल ये मैंने आपको पूरी पंक्ति सुनाई थी, तो ये प्रसाद की है। प्रसाद का जो नाटक है स्कंदगुप्त, उसकी जो पात्र है देवसेना, वो इस गाने को गाती है। आह वेदना मिली विदाई, जीवन की संचित मधुकणियों की भीख लुटाई। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पहली नज़र में ही पहचान जाएंगे। तो इसको दोबारा मैं यहाँ पर आपके लिए व्याख्या नहीं करूँगी। अब ये क्रमानुसार वाले भी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको मिल जाएंगे। टीजीटी पीजीटी में ये नहीं पूछे जाते हैं। आइए ध्यान केंद्रित करते हैं, भाषा को सुमेलित कीजिए पंक्तियों के साथ। का पूछो तुम धातु निछोई, जो गुरु कीन अंतरपट ओही। तो अभिधि भाषा की है। का सना का पूछो तुम धातु निछोई, तो रामचरितमानस यदि अवधि भाषा का ग्रंथ आपने पढ़ा है सिलेबस में, आसानी से लगा ले जाएंगे। ढोला मारिय ढिल्ल महे मुच्छ 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 मिच्छ शरीर, तो ढोला मारू रा दोहा,
वो डिंगल भाषा में है, लेकिन इस ये है अपभ्रंश भाषा का उदाहरण है। अपभ्रंश भाषा में ये जो आधे आधे शब्द है ना, पहचानने का तरीका बता रही हूँ, जैसे मुच्छी, आधा च, आधा च, आधा ल, तो ये अपभ्रंश भाषा में बहुत पूछे गए हैं। जो मांगऊं सो देहु मनोहर, यही बात तेरी खोटी, तो ये तो ब्रज का उदाहरण है, सीधा सा आपने सूरदास के पढ़ रखा है, आप कर लेंगे। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन, अपनी केंचुली छोड़ सटक गई, खड़ी बोली का ये वही भाषा है जो हम बोलते हैं। हिम तरंगणी कृपाराम की रचना है, प्रेम वाटिका रचना है रसखान की, बदनाष्टक रचना है रहीम की, और अंग दर्पण है रसलीन की। अभी हमने उदाहरण पढ़ा था अंग दर्पण का, अमीय हलाहल मद भरे, ठीक है। और रहीम का मदनाष्टक भी है और वर्वे नाय का भेद भी है। जैसा कि मैंने कहा रहीम की रचना बहुत पूछी जाती है। दानवीर थे बहुत बड़े रहीम, ये वही रहीम है जो अकबर के दरबारी थे। हाड़ौती बोली जाती है राजस्थान के कोटा में, बघेली बोली जाती है मध्य प्रदेश में, गढ़वाली बोली जाती है उत्तराखंड में, कुमायूनी बोली जाती है अल्मोड़ा में, कन्नौजी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये सब सुमेलित कर लिया, आराम से सुमेलित कर लीजिएगा, जल्दी नहीं करनी है। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। मुझे तो इसलिए थोड़ी जल्दी है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप लोग चिंतित हो जाते हैं वीडियो की लेंथ देख के कितना बड़ा वीडियो है। पंक्तियों को रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। सभी छायावाद की पंक्तियां हैं। सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं, अभिमानिनी, तो कवियत्री की भाषा लग रही है, तो कवियत्री तो एक ही है, महादेवी वर्मा। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी सो गई मैं अभागी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है शायद, मुझे निश्चित नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं, पर ये जूही की कली कविता हो सकती है। तू अब तक सोई है आली, आंखों में बेरे भरे विहागरी, तो ये जयशंकर प्रसाद की कविता आपने सुनी होगी, बीती विभावरी जागरी, उषा पनघट में वो पनघट डुबो रही, उषा घट नागुरी, ऐसी ही है, तो ये उसी कविता का है ना। खकुल कुल सा डोल रहा किसले का आंचल डोल रहा, खकुल कुल कुल सा बोल रहा किसले का आंचल डोल ला, लोई लत का भी भरलाई मधुर सरस रस गागरी, तो वो वाली जो है ना आपकी बीती विभावरी जागरी, उसी में से ली हुई लाइन है। कौन तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, तो ये संध्या सुंदरी है ना, सुमित्रा नंदन पंत की कविता लगी हुई है भाई सिलेबस में, उसी में से ली हुई है। तो ये सारी आपको आ जाएंगी जब हम पद्य वाला कर लेंगे चैनल पे, तो ठीक है। वह आदमी नहीं हैवान है, कौन सा अलंकार है, अपनहूति, उसमें विरोध हो रहा है, नहीं है। वे तो मानो देवता है, मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा है, कहीं है उसकी चाल तो नहीं, भ्रांति हो रही है तो भ्रांतिमान, आप तो साक्षात इंद्र हैं, तो रूपक, इंद्र का रूप दे दिया उनको, तो रूपक अलंकार। क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। करो, करो बांगुरू में बोलते हैं करहु, अवधि भाषा का है ना, करहु का उपाय बेग करहु बेग हरहु गिरिराज गुसाई जो कुछ संकट हो, तो वो रामचरितमानस आप पढ़िए तो पढ़नी पड़ेगी भाई, सिलेबस में है ना, तो उसी के अंतर्गत कर लीजिए, आ जाएगा ये। करऊ, करऊ ब्रज भाषा का है, का करऊ, तो ये ब्रज भाषा का है, का करऊ अब, और करा, तो ये भोजपुरी का है। अब यार ये थोड़ा सा देखिए देखना पड़ेगा, इसमें रट नहीं सकते, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। याद करने वाला अब आ गया। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, जल्दी से बता दीजिएगा इसका उत्तर। मुक्ति बोध, आप आसानी से इसको बता देंगे क्योंकि मुक्ति बोध की जितनी भी कविताएं सिलेबस में लगी हुई हैं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, तीनों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और ये अंधेरे में कविता की प्रसिद्ध लाइनें जो बार बार पूछी जाती हैं। सबने भी अलग संगीत सुना, जल्दी से बता दीजिएंगे आप फटाफट। अज्ञे की कविता असाध्य वीणा से ये ली हुई हैं, ये भी मैं आपको पूरी पढ़ा चुकी हूँ, नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं हैं ये सभी। नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ, तो यह है महादेव जी भी कह रही हैं इसको। और अश्विनी पात से शायद उन्नत शत शत वीर, तो यह निराला जी की है क्योंकि इतना कठिन वो ही लिखते हैं, बहुत सारी उन्होंने ऐसी ही कविताएं लिखी है ना, राम की शक्ति पूजा टाइप। वनवास में कौन सा है, वन में वास, इसमें कौन सा समास है, तो वन में वास अर्थात तत्पुरुष समास। दान पुण्य, दान और पुण्य दोनों बराबर महत्व रखते हैं, द्वंद्व समास। त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र का हम अलग ही अर्थ ग्रहण करते हैं शिव जी के लिए, तो ये बहुब्रीह समास हो गया। यथा विधि, तो यथा क्या है, एक अव्यय है, यथा प्रति ये अव्यय है, तो यथा विधि अव्यय भाव समास हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा गद्यांश, तो यह गद्यांश इतने
प्रश्न हमने देख लिए, इतने पेपर कर लिए 4-5, तो उसमें ये पहला ऐसा गद्यांश है जो श्रद्धा भक्ति और कविता क्या से नहीं लिया हुआ है। तो इसको आप लोग पढ़ के आराम से कर सकते हैं। देखिए गद्यांश को पढ़ने के वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत सरल से गद्यांश है, इनको पढ़ के आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इसके अंतर्गत भी हम 35 प्रश्न कर चुके हैं और 35 प्रश्न कर लिए हमने जून वाले, 35 प्रश्न कर लिए दिसंबर वाले, 70 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इसमें से याद होंगे पहले से। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, जिसमें हम दिसंबर 2018 और 2008 और जून 2008 के दोनों को मिला के 70 प्रश्न फिर सॉल्व करेंगे, नए प्रश्नों के साथ नए प्रश्न, और कुछ इसी में से रिपीट होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आशा करती हूँ इतना कहने पर आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बचेगा जो वीडियो को देख ले और लाइक नहीं करे। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।